नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग उच्च प्राथमिक स्तर टेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ख़ास तौर से जो जूनियर स्तर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आर्ट साइड के स्टूडेंट्स और जो साइंस साइड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं ये प्रश्न। तो चलिए बिना समय को गंवाए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 2003 पीसीएस में पूछा गया है। और जो लोग लोअर और आरओ वगैरह का एग्ज़ाम जो भी दे रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये संविधान से रिलेटेड प्रश्न विगत वर्षों में कई बार पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत शासन अधिनियम 1919? बताइए। तो दोस्तों, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति जो प्राप्त हुई थी वह था भारतीय परिषद अधिनियम 1892। लेकिन इसमें बहस करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी, लेकिन मतदान करने का यानी कि वोटिंग का अधिकार नहीं दिया गया था। लेकिन कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या उपयुक्त में से कोई नहीं? दोस्तों, भारत में जो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी वह की गई थी 1 अक्टूबर 1937 को। और यह जो भारत सरकार का अधिनियम था 1935, उसके अंतर्गत की गई थी। दोस्तों, इसका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो संघीय न्यायालय की स्थापना थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वह थे सर मॉरिस गिवेयर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया? 1935, 1937, 1946 या 1947? दोस्तों, संघीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 1 अक्टूबर 1937 को। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है आपने कितने इसमें से सही किए, जिससे आपका जो संविधान का नॉलेज है वो पता चल जाएगा। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? 1909 के अधिनियम के तहत या भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935 या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत? दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम जो 1935 था उसके अंतर्गत द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, जिसमें द्वैध शासन और अखिल भारतीय संघ की स्थापना प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। तो केंद्र द्वारा जो है द्वैध शासन स्थापित कब किया गया? 1935 में। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? भारत शासन अधिनियम 1935, 1919 या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1892? दोस्तों, भारत शासन का अधिनियम जो 1935 था, इसके तहत जो है द्वैध प्रणाली को स्थापित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं? तो 3 विशेषताएं यहाँ पे दी हुई हैं, नीचे कूट दिए हुए हैं जिनमें आपको उत्तर देना है। प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। बताइए, तीनों आप एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। दोस्तों, जो भारत शासन अधिनियम 1919 था उसमें व्यवस्था की गई थी कि प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण, यानी कि इसमें जो विशेषताएं थी वो 1 और 3। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। यह व्यवस्था 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी कि प्रांतों की कार्यकारिणी, सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट के द्वारा, या 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, या 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी कब बनाई गई? दोस्तों, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई, यानी कि ऊपरी सदन जिसे राज्य परिषद कहा जाता है, यह 5 वर्ष के लिए होता था और उसके सदस्यों की संख्या 60 में से 60 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें से 34 सदस्य जो हैं थे वह निर्वाचित थे और 26 सदस्य जो थे वो मनोनीत होते थे। और जो निचला सदन था वो था केंद्रीय विधानसभा, जो 3 वर्ष के लिए होता था और उसमें लगभग 144 सदस्य होते थे। 144 में से 104 सदस्य जो थे वो निर्वाचित सदस्य होते थे, बाकी 40 मनोनीत सदस्य होते थे। तो यह जो अधिनियम था ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा ये व्यवस्था अपनाई गई थी। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका में लाया गया? 1961, 1917, 1919 एक्ट या 1915 एक्ट? बताइए। दोस्तों, 1919 एक्ट लाया गया, ये मैंने अभी आपको जो है पिछले प्रश्न में बताया है। आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935, 1909 या 1947? अध्यादेश निर्गत की शक्ति, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और खासतौर से वनडे एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। बताइए। दोस्तों, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 123 में है, याद रखिएगा। और भारत सरकार का जो अधिनियम है 1935, इसकी एक धारा है 42, इसके अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है और भारत सरकार के अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता सिद्धांत प्रवत्त किया गया है? 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारत सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम या 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम? संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत किसमें प्रवत्त किया गया है? दोस्तों, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार का जो अधिनियम 1935 है उसके द्वारा दिया गया है। साथ ही साथ यह भारत के लिए तैयार संवैधानिक प्रस्ताव में सबसे जो जटिल और कठिन दस्तावेज था। इस अधिनियम में भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन की व्यवस्था की गई थी। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन, केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? मार्ले मिंटो सुधार 1909, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया, ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्योंकि इसमें केंद्र में जो राज्य में जो द्वैध शासन था वो समाप्त करके केंद्र में द्वैध शासन को लागू किया गया था। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे।
निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। तो दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प दिए हुए हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, अवशिष्ट विषयी प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए थे, या प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया। बताइए कौन सी मुख्य विशेषताएं इसमें से नहीं थी। दोस्तों अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, यह विशेषता भारत सरकार अधिनियम की नहीं थी। बाकी जो ए, सी और डी विकल्प हैं ये विशेषताएं भारत सरकार अधिनियम 1935 की थी। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में कब लागू किया गया? बताइए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं कई बार बता चुका हूँ कि 1935 का अधिनियम था, इसमें संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935, अगस्त प्रस्ताव 1940, भारत सरकार अधिनियम 1919 या कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया? दोस्तों ये शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये घुमा फिरा के लगातार पूछा जा रहा है। तो आप सभी जानते हैं जो संघीय शासन की स्थापना हुई थी वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। आगे बढ़ेंगे। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियाँ किसको दी गई थी? संघीय विधान पालिका को, प्रांतीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को या प्रांतीय गवर्नरों को? दोस्तों ये जो व्यवस्था दी गई थी ये दी गई थी गवर्नर जनरल को 1935 के अधिनियम के तहत, क्योंकि संघ में जो अवशिष्ट शक्तियां थीं वो गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया गया महत्वपूर्ण स्थायी अवयव नहीं है? देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार, विधानमंडल के सरकारी सदस्यों का समावचित किया जाना। बताइए स्थायी अवयव कौन सा नहीं था 1935 में जो अधिनियम आया था उसका? दोस्तों भारत शासन अधिनियम 1935 देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। भारत के लिए संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख क्रिप्स मिशन में किया गया। दोस्तों जो अन्य तीन थे ये 1935 के अधिनियम में रखे गए थे, केवल देश के लिए लिखित संविधान को छोड़ करके। आगे बढ़ेंगे। कितने प्रश्न आप लोग सही कर रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इससे पता चल जाएगा कि संविधान के कितना आपने पढ़ा है और कितने प्रश्न आप इसमें हल कर सकते हैं। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है या इसके द्वारा रियासतें समाप्त हुई? बताइए। दोस्तों भारत का जो वर्तमान संवैधानिक ढांचा है वह बहुत कुछ 1935 का अधिनियम था उस पर आधारित है। उसके जो उपबंध हैं जैसे संघात्मक सरकार की स्थापना, द्वैध शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, प्रांतीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय विधानमंडल, केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन और फेडरल न्यायालय की स्थापना, ये सब जो हैं ये 1935 के जो मुख्य अधिनियम है उसके उपबंध हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 था इसके अनुरूप 1937 में, ध्यान में रखिएगा, जो अधिनियम 1935 था इसके अनुरूप 1937 में बर्मा भारत से अलग किया गया था। आगे बढ़ेंगे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण
करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, या क्रिप्स मिशन द्वारा, या ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन के द्वारा। दोस्तों, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का जो सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा गया था वो द्वितीय विश्व युद्ध जो समाप्त होने के पश्चात प्रस्ताव आया था क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा। क्रिप्स मिशन द्वारा आया था और ये 1942 में, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था, यानी कि कितनी जनसंख्या चाहिए थी एक प्रतिनिधि को बनने के लिए। दोस्तों, कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया और मिशन ने अपनी रिपोर्ट संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया, जिसके और उस सूत्र के आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? यानी कि एक ऐसा प्रतिनिधि होगा। संविधान की निर्मात्री परिषद ने ये डिसाइड किया कैबिनेट मिशन 1946 में जब भारत आया कि 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि होगा। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी। आगे बढ़ेंगे। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? बताइए। विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेट फोर्स क्रिप्स या एबी अलेक्जेंडर। दोस्तों, कैबिनेट जो मिशन था वो 1946 मार्च में आया था और इस मिशन के जो सदस्य थे वो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड थे स्टेट बोर्ड क्रिप्स, और पैथिक लॉरेंस थे जो भारत सचिव नियुक्त हुए थे, और जो एबी अलेक्जेंडर थे वो नौसेना मंत्री थे। यानी कि जो विलियम वुड थे यह सदस्य नहीं थे कैबिनेट मिशन के। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत, क्रिप्स योजना 1942 के तहत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जो अंतरिम सरकार बनी थी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताइए। दोस्तों, 1946 को 24 अगस्त को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा हुई थी और अंतरिम सरकार जो थी 2 सितंबर 1946 को ये कहा गया कि ये कार्यभार संभालेगी। वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था, जो उस समय वायसराय होता था, और जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर ए। अगले प्रश्न की तरफ मूव करेंगे। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन या जगजीवन राम। दोस्तों, 24 अगस्त 1946 को घोषणा हुई, उसके बाद नवनिर्वाचित संविधान सभा 2 सितंबर 1946 को गठन किया गया। इसमें जो राजगोपालाचारी थे ये शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, ध्यान में रखिएगा, और जगजीवन राम जो है वो श्रम मंत्री थे, और डॉक्टर राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। बताइए। दोस्तों, मई 1934 में रांची में गठित हुई स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के आधार की मांग की थी
और इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया था कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो संविधान का निर्माण करेगी। तो दोस्तों, भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था और इसे मई 1934 में स्वराज पार्टी ने इसकी मांग की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है? यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी या उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 4, 1, 2, 3, 4। बताइए कौन से कूट इसमें से सही होंगे? फिर से पढ़ सकते हैं आप लोग। दोस्तों, 1 और 2 वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? दोस्तों, इसमें देख सकते हैं कि इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो ये विकल्प जो है गलत है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन से हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। दोस्तों, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया था। बताइए दोस्तों, जो भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प नंबर सी। ये भी बिल्कुल सेम प्रश्न है और थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे? नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए? ये भी नहीं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे? जी हाँ। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषता के लिए चुने गए थे? ये भी नहीं। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? विकल्प सी। दोस्तों, जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट जूनियर की तैयारी कर रहे हैं, आर्ट साइड के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके के वीडियो आपको देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि यदि आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं इस तरीके के वीडियो लाता रहूँगा और जितने भी विगत वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं वो सब आपको करवाऊँगा। तो निश्चित रूप से जो लोग नए हैं हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट की टेट की तैयारी कर रहे हैं, या शिक्षक भर्ती के लिए, सुपर टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस तरीके की वीडियो आप लोगों की हेल्प करेंगे। तो जल्दी मिलेंगे एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।